Assalamualaikum everyone, this is D4 8th edition chapter number 1 exercise 1B क्वेश्चन नंबर 10 हम इसका कर रहे हैं। हम 10 तक पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बाद कहते हैं ए के मेंबर हैं 1 2 3 4 5, बी के मेंबर हैं 2 4 6 8 और सी के मेंबर हैं 1 3 5 7। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें इन्होंने हमें वेन डायग्राम बनाने को नहीं कहा। तो ए यूनियन बी और यूनियन सी, ये तो बहुत आसान है, सबको एक साथ जोड़ के लिख दीजिए। ठीक है, 1 2 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके पास था। ठीक है, फिर हमें कहते हैं, इसके बाद कहते हैं ए यूनियन सी के बाद उसमें से बी के मेंबर्स को कॉमन लेना है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ए और सी के मेंबर देखूं तो उसमें ये सब हैं 1 2 3 4 5 7, ओह 1 2 3 4 5 7 और इधर है 2 4। तो इनमें से कोई भी मेंबर यहाँ पर है तो कॉमन ले लेंगे। 2 इधर भी है, 4 इधर भी है और 1 3 5 7 इसमें नहीं है। तो जो हमारे पास मेंबर बचेंगे वो सिर्फ 2 और 4 बचेंगे, क्योंकि 2 और 4 दोनों में हैं। ठीक है, पार्ट बी के अंदर लिखते हैं कि गिवन दैट डी ए बी सी डी ई ए बी सी एंड एफ ए ई, फाइंड डी इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ। ये भी बहुत आसान है। ई और एफ के मेंबर देखें क्या है, ई और एफ के मेंबर हैं ए बी सी ए बी ए ई, तो ए बी सी ई हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी ई में से ए बी सी ही कॉमन निकलेगा, तो हम सिर्फ लिखेंगे ए बी सी। ये तो बहुत आसान था। ठीक है, चाहे तो लिख लें एक साथ आप, जैसे कि मैं पहले ई और ई एफ की बात कर रहा हूँ तो उसके मेंबर होंगे ए बी सी ई, ए बी सी और ई। ठीक है, और ऊपर अगर मेरे पास डी है और डी के जो मेंबर हैं वो हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसमें कॉमन क्या है, ए कॉमन है, बी कॉमन है, सी कॉमन है, तो ए बी और सी आंसर आएगा। ठीक है, ये मैंने इस तरह से किया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं शेड द फॉलोइंग रीजन्स ऑन अ सेपरेट वेन डायग्राम, और मेरे पास हैं 8, ठीक है 8 ऑप्शंस हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 8 शेप्स होनी चाहिए, ये वाली। ठीक है, तो सिर्फ प्रैक्टिस करवाने की नीयत से करवा रही हैं हमें इसकी तैयारी। तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। ओके, ओके, ओके जी। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश का मतलब ये है कि हमें बी का सेट नहीं चाहिए, लेकिन ए का भी सेट चाहिए पूरा और पेरेंट सेट भी चाहिए। ए का पूरा सेट तो मेरे पास ये आ जाएगा, क्रिसेंट और बी भी इसमें चला जाएगा, और साथ साथ मुझे ये पेरेंट सेट भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल है। अगर इंटरसेक्शन होता तो फिर सिर्फ और सिर्फ ए का मेंबर रह जाता मेरे पास। ठीक है, ये सब हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ए, वही अगली बात आ गई जो मैं कहने वाला था, जो अभी बता रहा था, यानी कि सिर्फ बी का पूरा मेंबर नहीं चाहिए, सिर्फ ए के मेंबर चाहिए। तो ए का जो क्रिसेंट है ये सिर्फ ये आएगा। ठीक है, थर्ड में है, कहते हैं ए यूनियन बी का होल डैश, यानी कि आपको ए और बी का यूनियन ही नहीं चाहिए, सिर्फ पेरेंट सेट चाहिए, तो वो होगा हमारा ये। ठीक है, ए यूनियन बी का होल डैश, पूरा पेरेंट सेट चाहिए, बस वो नहीं चाहिए। और अगर आप नेक्स्ट में देखें तो वो कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, यानी कि ए और बी का जो ये वाला पार्ट होगा कॉमन, ये नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। यानी कि ए का क्रिसेंट भी चाहिए, बी का क्रिसेंट भी चाहिए, और इसके अलावा जो पेरेंट सेट है ये भी पूरा पूरा चाहिए हमें। ठीक है, ये पेरेंट सेट के जो मेंबर्स हैं ये भी हमारे पास इसमें आएंगे। ठीक है, ये आपको इसलिए तैयारी कर शेडिंग रीजन से दिखा रहे हैं ताकि आपको
समझ आ जाए कि जब मेंबर्स क्वेश्चंस आपके पास आए तो कौन कौन से मेंबर्स आपको लेने हैं, कौन कौन से नहीं लेने। अच्छा, फिफ्थ में लिखा हुआ है ए डैश यूनियन बी डैश, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लें। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लूँगा ए और बी का, तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो ये तो वही ऊपर वाली कहानी होगी, जो ऊपर वाली कहानी हुई है वही सेम डिटो कहानी यहाँ पर भी होगी। ठीक है, अगर मैं इसको डुप्लीकेट बनाता हूँ तो ये यहीं पर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है भाई, सेम डिटो वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है ना जी। अच्छा जी, अच्छा अब इसके बाद नंबर 6 में लिखते हैं। 6 में लिखा जा रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यानी कि अगर इनका कॉमन लेता हूँ इंटरसेक्शन, तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी डैश, यानी कि ए और बी यूनियन का, ए और बी का कोई भी मेंबर नहीं चाहिए, सिर्फ पेरेंट सेट चाहिए हमें। ठीक है, और वो पेरेंट सेट हमें यहाँ से मिलेंगे। पेरेंट सेट के जो मेंबर्स बच गए हैं वो सिर्फ हमारे पास लिखे जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास है ए डैश यूनियन बी होल डैश। ठीक है, वही कहानी, अगर इसको ओपन करेंगे तो ए पे से कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन हो जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। यानी कि हमें बी का मेंबर नहीं चाहिए, सिर्फ ए का मेंबर चाहिए, ए का क्रिसेंट चाहिए। तो ये हम यहाँ पर इसको शेड कर देंगे, ओनली ए। और अगर आप बी की बात करें तो लास्ट 8 की बात करें तो उसमें लिखा हुआ ए यूनियन बी डैश का होल डैश। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ए डैश, यूनियन चेंज होकर इंटरसेक्शन हो जाएगा और बी पे से कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। तो अब ए का मेंबर नहीं चाहिए, सिर्फ बी का चाहिए, तो हम क्रिसेंट ऑफ बी को कलर कर देंगे। ठीक है, ओनली बी पार्ट, नॉट ऑन ए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब 11 हुआ है। ठीक है जी, 11 हुआ है। अब हम देखते हैं नंबर 12 इसका। हम कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम डायरेक्ट कर जाते हैं, हमारे हिसाब से चीज़ आसान होती है और कैंडिडेट्स को समझ नहीं आ रहा होता, तो फिर हमें दोबारा से वो चीज़ करनी पड़ती है, फिर हम परेशान होते हैं। अगर आपको ही समझ नहीं आएगा तो फिर हमारे काम करवाने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 8 दफ़ा है। ओके, तो हम इसको 8 दफ़ा ले लेते हैं। 1 2 4 5 6 और 7 8। ठीक है जी, सबसे पहले फिल करेंगे ऑप्शन नंबर 1 के लिए। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है पी यूनियन क्यू डैश, यानी कि क्यू का कोई भी मेंबर नहीं चाहिए, पेरेंट सेट और पी का मेंबर चाहिए। अगर मैं पेरेंट सेट और पी का मेंबर लूँगा, यानी कि क्यू अगर कॉम्प्लीमेंट हटा दिया, क्यू के मेंबर हट गए। ठीक है, क्यू के मेंबर नहीं चाहिए, लेकिन पी और पेरेंट सेट पूरा चाहिए। पी तो मेरे पास यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये पूरा सेट शेड हो जाएगा, पूरा पूरा। अब आप कहेंगे सर इसमें से क्यू तो हटा ही नहीं है, तो भाई क्यू मैंने हटा दिया था, लेकिन जब पेरेंट सेट में से हटाया और फिर उसको पी के साथ मिलाया, तो पी के जो मेंबर जो क्यू में भी हैं वो पेरेंट सेट के साथ मिलके ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है पी इंटरसेक्शन क्यू डैश। अब यानी कि क्यू का मेंबर नहीं चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पी में से क्यू काट दें, तो जो पी के मेंबर बच जाएंगे वो हमारे होंगे। तो पेरेंट सेट अब नहीं चाहिए, तो सिर्फ हमें अब ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, सही, ये पार्ट चाहिए। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहे हैं पी यूनियन क्यू डैश, यानी कि पी और क्यू पूरा पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें पेरेंट सेट चाहिए। ठीक है, वो पेरेंट सेट हमारा हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है जी, अच्छा अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में लिखते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू डैश, यानी कि पी और क्यू का कॉमन जो है वो क्यू होगा, वो नहीं चाहिए। सही है ना, बाकी सब चाहिए। यानी कि पी और क्यू का कॉमन ये है, सिर्फ ये नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये तो पी डैश वाला था। हाँ हाँ, कॉमन ही ले रहे हैं ना, हम कॉमन लेके काट रहे हैं, कॉमन लेके काट रहे हैं, तो पेरेंट सेट बच जाएगा हमारे पास। वो ये है जो ऑप्शन नंबर 1 में आप लोग सोच रहे थे ना, वो ऑप्शन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, हमारे पास ये मेंबर पूरा पूरा सर्कल हमारे पास बच जाएगा, जिसको शेड आपने नहीं करना, लीव अनशेडेड। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास है नंबर 4 के बाद 5। 5 में लिखा हुआ है हमारे पास पी डैश यूनियन क्यू डैश। देखें ये है, अगर पी डैश यूनियन क्यू डैश के डैशेस आप अगर कॉमन लेते हैं पी और क्यू से, ठीक है, तो यूनियन आपका इंटरसेक्शन बन जाएगा। ये एक लॉ है कि अगर आप पी डैश यूनियन क्यू डैश है, इनसे क्यू कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो पी का जो यूनियन है वो कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बन जाएगा। और अगर इस तरह से पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश है और आप इनका कॉमन लेंगे, पी और क्यू के कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेंगे, तो इंटरसेक्शन वाला यूनियन बन जाएगा। ये दोनों डी के मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है,
ये डी मॉर्गन एक साइंटिस्ट मैथमेटिक्स थे, उनका ये लॉ है। इनके आंसर वेरीफाइड हैं बिल्कुल, ठीक है। तो मैं पी इंटरसेक्शन क्यू का कॉमन यही आएगा, ठीक है, और इसको हटा दूंगा तो ये सारे मेंबर बच जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपको यहाँ पर इस लॉ की प्रैक्टिस करवाने के लिए क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वरना एज सच इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 5 और 4 का आंसर दोनों का सेम ही आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप 6 को देखो गौर से, 6 में इन्होंने क्या किया है, पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश, वो ये रहा। तो अगर आप इसको यूँ कर दें पी यूनियन क्यू डैश, यानी कि पी और क्यू का मेंबर नहीं चाहिए, सिर्फ पेरेंट सेट चाहिए, तो पेरेंट सेट आपके पास सिर्फ ये बचेगा जिसमें पी से बाहर रहेंगे आप। और मेरे ख्याल से इस तरह की कंडीशन अभी आपके पास पीछे गुजरी है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में कंडीशन हमारे पास यहाँ पर गुजरी है, सही है। अब हम देखते हैं नंबर 7। 7 में अगर आप देखें गौर से तो 7 में लिखा है ओ पी डैश यूनियन क्यू होल कॉम्प्लीमेंट, ये थोड़ा सा देखने वाला है। अच्छा, अब इसका तो हम इंटरसेक्शन खोल नहीं सकते ना। देखो अब समझाता हूँ, अगर पी डैश यूनियन क्यू का मतलब क्या होता है, यानी कि पी के मेंबर नहीं चाहिए, क्यू के और पेरेंट सेट के चाहिए। तो क्यू के और पेरेंट सेट के जो मेंबर होते हैं हमारे पास, वो ये वाले क्यू के और पेरेंट सेट के ये वाले होते हैं। लेकिन इन दोनों के आंसर निकलने के बाद भी कॉमन आ गया, तो यानी कि ये जो पहले मुझे जो चाहिए था पी डैश, यानी कि पी का मेंबर नहीं चाहिए, क्यू का मेंबर ये वाले चाहिए और पेरेंट सेट चाहिए, ठीक है, ये चाहिए था। कुछ इस तरह से थी इसकी कंडीशन। लेकिन इसके ऊपर जैसे ही इन्होंने यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो पहले चाहिए था अब वो नहीं चाहिए, और जो पहले नहीं चाहिए था अब वो चाहिए। आई एम सो सॉरी, ये इस तरह से बात बन रही है, ठीक है। अब हमें ये मेंबर चाहिए इसमें, ठीक है। और इस तरह का पहले भी हम कभी ऊपर सवाल करके आ रहे हैं जिसमें इस तरह का शेड हुआ था, वो तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 का मुझे यहाँ पे सहूलत ये हो रही है, जब समझने की कोशिश कर पा रहा हूँ कि अगर पी डैश यूनियन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट हो, तो जब इस पे से कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो पी पे से कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो पी कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, और क्यू पे कॉम्प्लीमेंट आएगा तो यूनिवर्सल वाला इंटरसेक्शन हो जाएगा, सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। अब देखें ये वाला है पी यूनियन क्यू डैश, मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट ओपन करते हैं तो पी पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और क्यू पे से कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा और यूनियन वाला इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो अब पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि पी पूरा हट जाएगा, पूरा पी हट जाएगा, यानी कि ये पूरा सर्कल हट जाएगा, और उसमें से पेरेंट सेट को कॉमन लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये नल सेट है, तो इसमें कुछ भी शेड नहीं करना, कुछ भी शेड इसमें नहीं करना, ठीक है। खाली अनशेडिड छोड़नी है पूरी शेप को, ज़रा सा भी कुछ शेड किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, याद रहेगी मेरी ये बात। हाँ, इसमें भी 8 ही हैं और हमें शेड ही करने हैं, तो हमें तो फिर उसको स्क्रीन को ना डिलीट करता मैं, चलो खैर कोई बात नहीं। ठीक है, ये 8 शेप्स मैंने बनाए हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, ये है ऑप्शन नंबर 1 के लिए, इसमें लिखा हुआ है एक्स यूनियन वाई डैश, यानी कि वाई का मेंबर नहीं चाहिए, तो सिर्फ हमें ये सब चाहिए, पेरेंट सेट पूरा पूरा पेरेंट सेट चाहिए, एक्स के भी सारे मेंबर चाहिए और वाई के भी पेरेंट सेट के भी सारे मेंबर्स मुझे इसमें लेने हैं। सिर्फ मैं वाई के मेंबर्स को नहीं लूँगा क्योंकि वो क्रॉस हो गए, ठीक है, बाकी सब आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ओके। अच्छा, अब हमारे पास है नंबर सेकंड पार्ट इसका, उसमें है एक्स, ये एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश, यानी कि वाई डैश का मेंबर नहीं चाहिए, सिर्फ एक्स चाहिए, तो एक्स का क्रिसेंट यानी कि एक्स पूरा पूरा चाहिए, ठीक है, ये पूरा पूरा एक्स मुझे चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 है इसका, थर्ड पार्ट है इसका, एक्स यूनियन वाई डैश, एक्स यूनियन वाई डैश नहीं चाहिए, तो सिर्फ हमें ये पेरेंट सेट चाहिए पूरा, ना तो एक्स का कोई मेंबर चाहिए ना ही कोई वाई का मेंबर चाहिए। याद रहे ये डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, हो सकता है इवन और ऑड के सर्कल्स हों या प्राइम और कॉम्पोजिट्स के, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 में लिखा है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश, यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश में तो कुछ भी नहीं था,
तो अगर हम बात करें तो हमें कॉमन नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एक्स के मेंबर भी चाहिए सारे, वाई के मेंबर भी चाहिए सारे, और जो पेरेंट सेट बच गया पेरेंट सेट के भी सारे मेंबर्स हमें चाहिए होंगे। ठीक है, ये सब कुछ शेड हो जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका नंबर 5 में लिखा हुआ है एक्स डैश वाई डैश। एक्स डैश यूनियन वाई डैश का मतलब ये होता है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। इसमें भी सब पार्ट 4 की तरह है, पार्ट 5 इसमें भी सब कुछ शेड हो जाएगा। ये डी मॉर्गन लॉ सिखाने की कोशिश की है यहाँ पर आपको। ठीक है, तो ये सब कुछ शेड हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास है नंबर 6 को अगर आप देखें तो उसमें एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश। तो अगर आप एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लेते हैं तो ये यूनियन बन जाएगा। तो एक्स और वाई का मेंबर नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंट सेट चाहिए ये वाले। ठीक है, एक्स और वाई का कोई सर्कल नहीं चाहिए, एक्स और वाई का कोई पार्ट नहीं चाहिए, कोई एलिमेंट नहीं चाहिए। जो सिर्फ पेरेंट सेट में मेंबर्स बच गए हैं सिर्फ हमें वो चाहिए। ठीक है, अच्छा 7th देखते हैं अब हम। 7 में है एक्स डैश यूनियन वाई का होल डैश। तो अगर आप इस पे से कॉम्प्लीमेंट हटाते हैं तो ये यूनियन जो है इंटरसेक्शन बन जाएगा सिर्फ एक्स और वाई डैश, यानी कि वाई का कोई मेंबर नहीं है और एक्स कॉमन चाहिए, तो इसका मतलब पूरा एक्स का मेंबर चाहिए। ठीक है, और दूसरे वाले में वाई डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब जो नहीं चाहिए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब वही चाहिए। ठीक है जी, इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।